सोमवार जो अभी निकला है 2 दिन पहले, आज हम 11 तारीख में हैं, मैं 9 अगस्त की बात कर रहा हूं। 9 अगस्त के दिन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप आईपीसीसी कहते हैं, उस आईपीसीसी ने 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट जारी की थी। 6th असेसमेंट रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई आईपीसीसी के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात ध्यान होगी। आईपीसीसी की रिपोर्ट के कल भी मैंने पहले ही सवाल में आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी उसके मायने आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि यह रिपोर्ट इतनी बड़ी और व्यापक है कि इसके असेसमेंट धीरे धीरे आते रहेंगे। हम कल जितना ला पाए हमने कल समझा दिया। आज उसके अंदर एक नया डायमेंशन भी आपको बताने जा रहे हैं, और एक ऐसा डायमेंशन जिसमें वैज्ञानिक आईपीसीसी की रिपोर्ट को एक फिल्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें पत्रकार लोग आईपीसीसी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को एक फिल्म, ए डे आफ्टर टुमारो, एक हॉलीवुड की फिल्म है, आज से लगभग 15 साल पहले शायद ये फिल्म आई थी, जिस फिल्म के कुछ दृश्यों को इस प्रकार से रिलेट करके देखा जा रहा है कि उस फिल्म ने जो आज से 15 साल पहले बताया था वो आईपीसीसी की रिपोर्ट में अब निकल के आ रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है? साथियों, हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अटलांटिक ओशन में चल रही जो ओशन करंट्स हैं ये वर्ष 2100 तक पूरी तरह ठंडी पड़ जाएंगी, यानी रुक जाएंगी। पूरी तरह रुक जाएंगी से मतलब है कि इनका जो थ्रो है वो 30% तक डाउन हो जाएगा, जिसके चलते इनका प्रभाव सीमित हो जाएगा, और सीमित होने के चलते उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री पूरी तरह बर्फ से ढक जाएंगी। क्या है ये पूरी बात? आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। कौन सी चीज है जिसको लेकर के हाल ही में चर्चा हुई है, कौन सी वो करंट है, ओशन करंट, जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आज आप हमारे इस सेशन में समझेंगे। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC, आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होती है AMOC? हम ओशन करंट के बारे में बात करेंगे, जिस ओशन करंट के रुकने का डर है। सवाल के रूप में हमने आपसे पूछा भी है कि हाल ही में आईपीसीसी ने कहा है कि AMOC धीमी पड़ जाएगी, जिसके चलते हो सकता है कि पूरा अमेरिका बर्फ से ढक जाए। यह कब हो जाएगा? तो वर्ष 2100 जब आएगा उस समय तक साथियों पूरी तरह से अमेरिका बर्फ से ढक जाएगा, ऐसा एक अनुमान है आईपीसीसी की रिपोर्ट में। अब आप पूछेंगे सर एक मिनट, आपने तो कल यह कहा था कि तापमान जो है वो बढ़ने वाला है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी। बिल्कुल सही सुना था आपने साथियों, बर्फ पिघलेगी, और वो पिघली हुई बर्फ ओशियन के नहीं, आर्कटिक्स पर और अंटार्कटिक्स पर पिघलेगी। ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी और जगह की बर्फ जम जाएगी, यानी कि एक एडवर्स सिचुएशन बन के आ जाएगी। जरा आप इसे इस प्रकार से सोचें कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ है वो तो बढ़े हुए तापमान में पिघल जाएगी, बढ़े हुए तापमान के ही प्रभाव के कारण अमेरिका में बर्फ जम जाएगी। अब आप पूछेंगे ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसी बात को आज के इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ज्योग्राफी इसमें इन्वॉल्व है, ओशन करंट इसमें इन्वॉल्व है, सारी बातों को हम समझेंगे। जरा आप इसे यहां देख सकते हैं, व्हाई द अटलांटिक ओशन करंट सिस्टम इज स्लोइंग डाउन एंड इट्स इंप्लीकेशंस। क्या होंगे इसके प्रभाव? तो इसके प्रभाव को समझाने के लिए मैं आपको उस फिल्म का एक बार ट्रेलर दिखा रहा हूं, ताकि आप फिल्म के माध्यम से प्रभावों को समझ पाएं। 1-2 मिनट का जरा ट्रेलर है, उस फिल्म के ट्रेलर को देखें। समय मिल जाए तो आप इस फिल्म को भी देख लें। मैं लेकर के तो आया था पर चल नहीं रहा है दादा यार, वो ज्यादा बड़ा ट्रेलर था शायद इसलिए हैंग हो गया है यार, मेहनत नाकामयाब हुई। कोई नहीं, मैं उस ट्रेलर को लेके आया था, ए डे आफ्टर टुमारो करके ट्रेलर है। अब वो क्या है, ज्यादा बड़ा वीडियो है, इस कारण से चल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, अब वो ट्रेलर तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करता हूं। साथियों असल में क्या है, अब मैं कुछ थोड़ी टेक्निकल बातें आपको बताने का कोशिश करता हूं। आपको मालूम होगा कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर, द फिजिकल साइंस बेसिस, अभी 9 अगस्त के दिन ये रिपोर्ट आई थी। 9 अगस्त के दिन आई हुई इस रिपोर्ट के अंदर कुछ जो बातें निकल के आई वो क्या क्या है, आइए एक एक करके हम देखते हैं। इस रिपोर्ट में एक टर्म यूज की गई थी, दैट इज AMOC। AMOC नाम से साथियों एक टर्म यूज की गई थी। इस AMOC इट्स अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट, इट्स द अटलांटिक ब्रांच ऑफ द ओशन कन्वेयर बेल्ट। इन क्या है इनका मतलब, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत ठीक ठाक तरीके से पढ़ी हुई है वो तो इस बात को समझ ही पाएंगे, जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उन्हें समझाने के लिए मैं कुछ टेक्निकल चीजों का उपयोग करता हूं, शायद वो मेरी बात ढंग से समझ पाएं। साथियों जैसे ना ये ग्लोब है, अपनी अर्थ को अपन ने ग्लोब पर लिया इस प्रकार से, और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, अर्थ इसी प्रकार से टिल्टेड रहती है। आपको मालूम है कि अर्थ पर लगभग 70% हिस्सा जो है वो पानी में भरा हुआ है। ये जो नीला नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से पानी है, हम इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी हमें पता है। और हमें पता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। हमें पता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, दैट मींस ईस्ट है पृथ्वी का इस तरफ और वेस्ट है इस तरफ, और वेस्ट से इस तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो इस दिशा से इस दिशा की तरफ घूमती है। ठीक है, अच्छा साथियों हम केवल इतना सा माने कि पृथ्वी जब इस तरफ चल रही है तो यहां पर भरा हुआ जो पानी है, क्योंकि पृथ्वी में जहां हम रहते हैं वो तो सॉलिड सरफेस है, आप जहां रहते हैं वो तो कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अतिरिक्त जो बाकी बची हुई जगह है यहां तो पानी है। एक लेमैन लैंग्वेज में इसको समझते हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने पर जरा विचार करिए कि ये जो पानी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं सामान्यतः अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कि यदि आप यूं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने पर आपके अंदर, मतलब आप किसी बस में बैठे हैं जो इस दिशा से इस दिशा की तरफ चल रही है, तो आपको जो झटका फील होगा, यानी कि आप कौन सी सीट से चिपक कर चलेंगे, आगे वाली सीट से या पीछे वाली सीट से, अगर कोई इस बात को समझता है तो मेरे इस पूरे विषय को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, आप किसी ऐसी बस में बैठे हैं जिन्होंने ओशन करंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, आज के सेशन में मैं उन्हें थोड़ी सी देर में ओशन करंट समझाते हुए मुद्दे पर लेकर चलूंगा।
अदरवाइज वो मुद्दा आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों अमेरिका पूरी तरह बर्फ से घिर जाएगा, आप उसे नहीं समझ पाएंगे। तो जरा विचार करें, मैं ये कह रहा हूं, आप एक बस में इस प्रकार से बैठे हुए हैं जो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब बस यूं जा रही है तो आप थोड़ा पीछे की तरफ सरके हुए रहेंगे। अगर आप इस बात को थोड़ा फील कर रहे हैं तो इसे ऐसे समझते हैं कि जो पानी भरा हुआ है वो एक प्रकार की सवारियां हैं, पृथ्वी के घूमने पर वो सवारियां पीछे की तरफ झटके खा रही हैं, यानी पीछे की तरफ यूं झटके खा रही हैं, यूं पीछे की तरफ झटके खा रही हैं। आप इसे ऐसे समझिए, यानी पानी पीछे की तरफ लग रहा है, बस आगे की तरफ चल रही है। उम्मीद है आप इस बात को थोड़ा सा एनालाइज तो कर ही लेंगे। अगर ये कर लिया तो अब आपको बहुत सी बातें समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। साथियों, ये पानी इंडियन ओशियन का था, साथियों ये पानी अटलांटिक ओशियन का था, ये पानी पैसिफिक ओशियन का था। ये सारे पानी पीछे की तरफ टक्कर मारेंगे, जाके कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। कहां टकराएंगे? लेट्स से ये इंडियन ओशियन का पानी था, सॉरी ये इंडियन ओशियन का पानी था, ये टकराया जाकर के इस जगह अफ्रीका से। ऐसे ही साथियों ये वाला जो पानी था ये अटलांटिक ओशन का पानी था, ये जाके टकराया ब्राजील के सामने साउथ अमेरिका से। एग्जैक्टली ऐसे ही पैसिफिक ओशन का पानी था, ये टकराया इंडोनेशिया से। अब आप पूछेंगे सर ऐसा थोड़ी है कि केवल यहीं के पानी को सबसे ज्यादा टक्कर लगेगी, हर जगह का पानी टकराना चाहिए, पानी तो सब जगह भरा हुआ है। बेटा हम बात इक्वेटर की कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल पृथ्वी का केंद्र है, हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर पर यह टकराया हुआ पानी जैसे ही टकराएगा, अब थोड़ा सा आगे का विचार करते हैं। यह टकराने के बाद में पानी यहां पर तो रुकेगा नहीं, टकराने के बाद यह दाएं बाएं जाने का प्रयास करेगा। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। अगर ये पानी यहां टकराया तो या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात। कभी अगर मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते समय बोलता हूं कि अगर आपने कूलर में कभी पानी भरा हो, पाइप से जब कूलर के अंदर पानी भरते हैं तो कूलर के पानी पर जब पानी टकराता है, दीवार पर टकराता है, तो वो लेफ्ट और राइट दो दिशाओं में बट जाता है। थोड़ा पानी यूं आता है, थोड़ा पानी यूं घूम के आता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब ये पानी इस दीवार से टकराया तो लेफ्ट और अप और डाउन दो रास्ते ले लिया। एक पानी जो था वो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, एक पानी जो था वो साउथ की तरफ मुड़ गया। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप कर देना, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना एकदम सामान्य भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो मैं वो प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, सैलिनिटी जिम्मेदार है, प्रेशर जिम्मेदार है, टेंपरेचर जिम्मेदार है, बारिश जिम्मेदार है, टोपोग्राफी जिम्मेदार है, लेकिन मैं उन सबको बाईपास करते हुए आपको टू द पॉइंट जानकारी की तरफ लेके जा रहा हूं। साथियों ये पानी ऊपर नीचे की तरफ जब बढ़ने लगा तो ऊपर की तरफ जब पानी नॉर्थ की तरफ चला तो ये इस तरफ बहने लगा, साउथ की तरफ चला तो ये इस तरफ चलने लगा। क्लियर है? एग्जैक्टली ऐसे ही ये पानी जब इक्वेटर पर जब टकराया तो यहां पर भी पानी चलने लगा और यहां पर भी पानी चलने लगा। एग्जैक्टली ऐसे ही ये पानी जब इक्वेटर पर यहां टकराया तो ऊपर की तरफ भी जाने लगा और नीचे की तरफ भी जाने लगा, यानी दोनों तरफ दिशाएं बदल लिया। उम्मीद है कि आप बातें बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे की बात समझिए। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ रहा है। आइए अब इधर देखते हैं। साथियों जब ये पानी यहां टकरा गया तो अब एक बड़ा विषय बनता है। विषय ये है कि ये पानी जो इक्वेटर पर है ये ठंडा है या गर्म है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात खुद से भी समझ में आती होगी कि इक्वेटर का पानी गर्म ही होता है, क्योंकि पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा सूरज अगर कहीं रहता है तो वो इक्वेटर पर रहता है। ऐसी स्थिति में यहां का यह पानी गर्म पानी है। ये गर्म पानी जब इन दीवारों से टकराया तो ऊपर की तरफ चलने लगा। साथियों इस गर्म पानी के चलने को ही हम वार्म करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म करंट। साथियों ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है। ऊपर की तरफ वार्म करंट, ऐसे ही प्यारे साथियों नीचे की तरफ भी वार्म करंट, यानी दोनों तरफ वार्म करंट चलना शुरू हुई। एग्जैक्टली आप यहां पर भी देखें वार्म करंट चलना शुरू हुई, एग्जैक्टली आप यहां पर भी देखें वार्म करंट चलना शुरू हुई। एक सरल रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ चलने वाली जो पानी की मतलब लहरें होती हैं वो गर्म होती हैं, इक्वेटर से बहने वाली जो लहरें हैं वो गर्म लहरें होती हैं। आपने वार्म करंट सीख लिया। अब आप पूछ रहे हैं कि सर आप ओशन करंट पढ़ा रहे हो या करंट अफेयर पढ़ा रहे हो? अभी थोड़ा सा और विचार कर लो, बच लो, क्योंकि थोड़ी ही देर में करंट अफेयर आने वाला है, क्योंकि यही ओशन करंट आज करंट अफेयर में है। क्यों है जरा विचार करिएगा कि साथियों ये जो वार्म करंट ऊपर की तरफ गई थी ना, ये वार्म करंट यहां पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन की करंट, इंडियन ओशन की करंट, पैसिफिक ओशन की करंट। आज जो न्यूज में है वो अटलांटिक ओशन की करंट है। अटलांटिक ओशन की करंट आज न्यूज में है, जिसे आप मेरे साथ में यहां डिस्कस कर रहे हैं। अटलांटिक ये क्या लिखा हुआ है? मेडिटेरेनियन ओवरटर्निंग सर्कमलेशन। साथियों ये अटलांटिक ओशन की करंट है जो आज सुर्खियों में है, इसलिए हम केवल इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको यह बात समझ में आई तो जरा इसे अब और आगे चल के देखिए। साथियों जब हमने आपके सामने ये करंट यहां पर भेजी तो इस करंट के यहां भेजने से आप इसे अंदाजा लगाएं कि ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई गर्म पवन बनकर के, गर्म करंट बनकर के। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब भी आप ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो गर्म करंट ऊपर की तरफ लाल रंग में दिख रही है जो जा रही है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये जो करंट आपने ऊपर की तरफ भेज दी, हमको ये तो समझ में आ गया कि ये करंट है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि ये जो है, हाँ जी, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ये करंट है, और ये करंट जो है ये गर्म करंट है जो ऊपर की तरफ जा रही है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ये गर्म करंट कुछ दिनों बाद जाना बंद कर देगी। बोले क्यों? मैंने कहा बेटा ये इसलिए बंद कर देगी क्योंकि वर्तमान समय में जो ऊपर की तरफ से पिघल के पानी आ रहा है वो नीचे की तरफ से जा रहे पानी को ऊपर जाने ही नहीं देगा। फिर से सुनिएगा, करंट में ये विषय क्यों है? ये करंट में विषय इसलिए है प्यारे साथियों कि जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, यानी नॉर्थ पोल की तरफ पानी जा रहा है, न्यूज ये है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण, जो आईपीसीसी ने अपनी छठी असेसमेंट रिपोर्ट में जानकारी दी है उसमें उसने ये कहा है कि ग्लेशियर्स बहुत तेज गति से पिघल रहे हैं। उन ग्लेशियर्स के पिघलने से ऊपर से भी पानी नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से भी पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके चलते ये वार्म करंट ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगी। जब वार्म करंट ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगी तो ये ठंडी करंट्स का प्रभाव
प्रभाव इन क्षेत्रों पर व्यापक रूप से पड़ने लगेगा, जिसके चलते हुए हो सकता है कि यह पूरा क्षेत्र बर्फ में ढक जाए, यानी कि ये वाले क्षेत्र तो पिघल जाएं, लेकिन ये वाले जो क्षेत्र हैं यहां बारिश आना बंद कर दे, यहां पर जीवन यापन मुश्किल हो जाए और ये क्षेत्र बर्फ में ढके रहना शुरू कर दें। मैं उस फिल्म का आपको ट्रेलर दिखाता, लेकिन वही वाली बात है कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। एनीवे, तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाएंगे। कोशिश करूंगा कि क्लास के अंदर माहौल बन गया तो कर दूंगा, फिलहाल आप इस बात को समझने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। ये वाली जो चीज है, अब आप पूछेंगे थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए। ये वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गल्फ के पास से, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा के पास से निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ये गल्फ स्ट्रीम यहां पहुंच करके साथियों इस पर्टिकुलर जगह से लेब्राडोर के आसपास से टकराती है और यहां निकल करके ऊपर की तरफ यानी ब्रिटेन की तरफ वाले रास्ते को पकड़ लेती है। और साथियों यहां से निकलते हुए ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ऊपर चलती है। यहां इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि पानी यूं टकराया, यो झटके से इस खड्डे में से होकर के यो निकला और नॉर्थ ये जो इंग्लैंड है इसके पास पहुंच गया। साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो गर्म पानी इक्वेटर से चल करके इंग्लैंड तक गया था, यही वो पानी है जिसके कारण इंग्लैंड के पानी के जहाज बारिश के मतलब सर्दियों के समय पर भी समुद्र के अंदर अपना रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि पानी गर्म है और गर्म है तो बर्फ नहीं मिलती और रास्ते से जहाज आसानी से निकल लेते हैं। साथियों यही वाला जो करंट है ये थोड़ा और ऊपर चलने लगता है और नॉर्वे के पास पहुंच जाता है। ये नॉर्वे तक पहुंचता है गर्म पानी, यही कारण है कि नॉर्वे के भी पानी के जहाज जो हैं वो बर्फ नहीं पाते रास्ते में और वो गर्म पानी के रास्ते रास्ते निकल के आ जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से आर्कटिक सर्कल वाला क्षेत्र है जो पूरी तरह बर्फ में ढका रहता है, लेकिन इस गर्म पानी के कारण साथियों यहां पर जो समुद्र है उसमें इतनी गहरी बर्फ नहीं मिलती और जहाज आसानी से यहां से निकल लेते हैं। वर्तमान में फिर क्या होता है, आगे की भी बात सुन लीजिए। ये नॉर्वेजियन करंट जो गर्म पानी है अब ये आर्कटिक के ठंडे पानी से मिलती है और लौटना शुरू करती है। ये ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है उसकी बगल में से होकर के निकलती है और ठंडी करंट के रूप में आती है। यही ठंडी करंट ग्रीनलैंड की करंट है जो नीचे की तरफ आती है, लेब्राडोर की तरफ से आ रही लेब्राडोर करंट से मिलकर के इस जगह पहुंचती है। यहां ठंडी और गर्म पवनों का, ठंडी और गर्म ओशन करंट्स का आपस में मिलन होता है और यही कारण है कि यहां पर मछली उत्पादन होता है, क्योंकि दुनिया में जहां जहां पर ठंडी और गर्म पानी की किरणें मतलब पानी की वो मिलती हैं, करंट्स मिलती हैं, वहां पर बेहतरीन मछली का उत्पादन होता है। ठीक इसी प्रकार से इस जगह कुरोशियो और ओवोशियो नामक जो ओशन करंट्स हैं उनके मिलने से यहां पर मछली का उत्पादन बेहतरीन होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल परसों भी पढ़ाया था, क्यूरिल आइलैंड विवाद इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर मछली का उत्पादन बेहतरीन होता है। दो ठंडी और गर्म पवनें आपस में मतलब करंट्स आपस में मिलती हैं। फिर ये ठंडी करंट साथियों जो यहां से आ रही है ये दिशा बदल करके इधर आ जाती है और यहां आकर के ये सहारा महाद्वीप के बगल में से निकलती है, कैनरी करंट के नाम से जानी जाती है। कौन से करंट के नाम से जानी जाती है? कैनरी करंट के नाम से जानी जाती है। और ये कैनरी करंट फिर से आकर के इक्वेटर के नजदीक आ जाती है। ये मैंने आपको एक बार के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ओशन करंट को समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इसके अंदर मैं पूरी एक क्लास खा जाता हूं, आपको मैंने 10 मिनट में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी क्योंकि आज का ये मुद्दा समझाने का है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वैज्ञानिकों का क्या कहना है जरा वो सुन लीजिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करंट अब आगे तक जा ही नहीं पाएगी। जब जा ही नहीं पाएगी इसका मतलब क्या हुआ, ये जा नहीं पाएगी तो यहां पर ही ये जो ठंडा इलाका है ये कभी गर्म नहीं हो पाएगा। और चूंकि ग्लेशियर बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं और स्वच्छ पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो ठंडा पानी नीचे की तरफ आकर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी ठंडक फैला देगा। ग्लेशियर तो पिघल जाएंगे लेकिन नीचे के इलाके ठंडे हो जाएंगे। अब मैं जल्दी से आपको ना एक काम करता हूं, आपको ये चीज दिखाने का प्रयास कर देता हूं। आप जरा इस चीज को देखने के लिए कोशिश करिए, क्या पता दिख जाए। कोशिश तो करता हूं यार, 1 मिनट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या पता आप इसको देख पाएं। मैंने असल में एक वीडियो लिया था आप लोगों के लिए पर वो चल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए इसका, है ना। तो एक काम करता हूं फटाफट, ए डे आफ्टर टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो, है ना। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रेलर है, अगर आप उस ट्रेलर को देखेंगे तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे। जरा आप इसे देखें, इस ट्रेलर में ये चीज दिखाई गई है। देखिए ये इस ट्रेलर के अंदर मतलब वैज्ञानिकों ने इसी चीज से इसको जोड़ा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि अमेरिका में ऐसे हालात होने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आज से 20 मतलब 15 साल पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में जिस प्रकार की चेतावनी दी गई थी वैसा की वैसा अमेरिका में होने वाला है। ए डे आफ्टर टुमारो नामक एक फिल्म है जिसके ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए थे उन दृश्यों को ही वैज्ञानिकों ने माना है कि वैसा ही कुछ होने वाला है अमेरिका के अंदर वर्ष 2100 तक। जरा मैं आपको सीधा सीधा मुद्दे तक लेकर चलता हूं, आप शायद इन किरदारों से तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते। एक बार के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा भीषण जलजला आएगा। यहां से देखना शुरू करें आप, ये देख सकते हैं आप कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से तीव्र भूषण, ये देखिए पानी जो है वो समुद्र का अंदर की तरफ चला आ रहा है। इस प्रकार से समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा क्योंकि 2 मीटर से ज्यादा जल स्तर समुद्र का बढ़ने वाला है। पानी का वाटर लेवल इतना ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बादलों की वजह से पानी का जल स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ होगा ये तो नहीं कहा गया है, ये तो फिल्म है, उसमें थोड़ा रोमांस जरूरी है। आप यहां देख सकते हैं कि बर्फ की वजह से किस प्रकार से, और जब आप इस सीन को अंत में जाकर के देखेंगे तो आप इस चीज को पहचानेंगे। डे आफ्टर टुमारो करके ये देखिए आप, पूरी तरह से अमेरिका बर्फ में दब गया, ये आप देख सकते हैं। यही चीज साथियों इसके अंदर बताई गई है। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को इसी से रिलेट किया है और कहा है कि इस फिल्म में जैसा दिखाया गया था 14 साल पहले वैसा अभी होना संभावित है, ऐसा इन्होंने कहा है ना। तो उम्मीद है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हां ऐसा कुछ हो सकता है, वैज्ञानिकों का मत है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे।